एमसीडी चुनाव के नतीजों पर जी न्यूज की एक कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेट पूरी विश्वसनीयता के साथ हम आप तक पहुंचा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को आपने सुना। काउंटिंग से पहले बीजेपी की जीत का दावा वो करते हुए नजर आए और ये कहा कि बीजेपी को एमसीडी में 220 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। पूरी तरह से ऐसा मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को 220 प्लस सीट मिलेंगे। 200 के तो प्लस ही रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार का रुझान दिख रहा है उसमें अगर 235 तक भी टच हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान खुलेगा और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी जनता का निर्णय जो भी हो वो हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी संस्था है और जनता को किसी को धमकी देने का अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो सारा सत्यानाश कर दिया। ईवीएम जनता की आकांक्षाओं का तस्वीर है और बार बार चुनाव आयोग को इस प्रकार की धमकी देना, चुनौती देना, मैं समझता हूँ संविधान की अवहेलना है। इसका चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल इसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। जब से वो गोवा में उनकी जमानत जब्त हुई, पंजाब में वो फेल हुए, राजौरी गार्डन में जमानत जब्त हुई। तो साल 2012 में 142 सीटें बीजेपी को मिली थी और मनोज तिवारी को पहली बार टास्क दिया गया है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। काफी आश्वस्त वो अपनी जीत को लेकर नजर आ रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी भी जगह जगह मौजूद हैं। राजौरी गार्डन मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रमोद, अजय माकन को काफी विद्रोह का सामना, विरोध का सामना लगातार करना पड़ा। आज का दिन वो उस चुनौती में पार पाए हैं या फिर नहीं, ये तय करेगा। जी बिल्कुल, आज का दिन अजय माकन के लिए काफ़ी चुनौती भरा होगा, क्योंकि अजय माकन ने तमाम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे दिल्ली के, उनको दरकिनार कर जो टिकट वितरण से लेके जो कैंपेन था उसका पूरा भार खुद संभाला था और उसके बाद ये दावा किया था कि कांग्रेस वापसी करेगी। हालांकि कांग्रेस के पास दिल्ली में इस चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उसको ज़रूरत है कि जो उसका वोट बैंक था, जो उससे छिटक कर आम आदमी पार्टी के पास चले गया था, उसे वापस अपनी तरफ खींचना और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वोट को हासिल करना। क्योंकि राजौरी गार्डन उपचुनाव में भी ये देखने को मिला था, दूसरे नंबर की पार्टी रही थी और आम आदमी पार्टी के जो विधायक उम्मीदवार थे उनकी ज़मानत जब्त हो गई थी। तो उसके बाद अजय माकन के लिए काफ़ी चुनौती भरा हो जाता है कि वो अपना जो पुराना वोट बैंक था उसे किस तरीके से वापस अपनी दिल्ली में पार्टी की तरफ खींच पाते हैं, और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान होगा। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी का जो वोट शेयर था वो उतने का उतना ही था, लेकिन कांग्रेस का जितना भी वोट शेयर था वो आम आदमी पार्टी की तरफ चले गया था। तो अजय माकन, क्योंकि तमाम जो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हो, अरविंदर सिंह लवली हो, बरखा शुक्ला हो, इन तमाम लोगों को दरकिनार कर खुद ही उन्होंने टिकट बांटी थी, सारे उम्मीदवार खुद तय किए थे। इसके बाद उनके ऊपर बहुत बड़ी एक चुनौती है कि वो इस एमसीडी इलेक्शन में किस तरीके का परफॉर्म करते हैं। ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास प्रमोद। और मेरे सहयोगी पवन नारा भी मौजूद है बीजेपी दफ्तर से। मेरे सहयोगी निवृत्ति मोहन जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं वो भी मौजूद है। निवृत्ति का हम रुख कर लेते हैं। निवृत्ति, अलग अलग बयानबाजी भी देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन की बात कह दी, बयानबाजी उनकी तरफ से ईवीएम को लेकर भी देखने को मिली। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो एमसीडी इलेक्शन इस बार जीत गए तो 1 साल के अंदर वो दिल्ली को चमका देंगे। मनीष सिसोदिया ने गली गली जाकर वोट मांगा। ऐसे में क्या अपने बयानों से कुछ जनता को कंफ्यूज भी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी करते हुए नजर आई, उनके बैकग्राउंड को देखते हुए? देखिए, साफ तौर पे पूर्णिमा, जब हमने लोगों से जाकर बात की थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोगों के बीच बात करने से हमें ये पता चला कि जितना रोष, जितना गुस्सा एमसीडी के प्रति लोगों में नजर आया, उतना ही गुस्सा आम आदमी पार्टी के प्रति, अरविंद केजरीवाल के प्रति भी नजर आया। यहाँ तक कि लोगों ने हमसे अपनी बातचीत के दौरान ये भी कहा कि जो पब्लिक फंड का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा दिल्ली सरकार में रहते हुए किया गया, उस पब्लिक फंड का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंपेन के लिए किया गया। कहीं पर भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए जो कैंपेन होना चाहिए था, उस कैंपेन में कम इस्तेमाल करते हुए ज़्यादातर बुराई की तरफ उनका कैंपेन जाता है कि क्रिटिसिज्म वाली पॉलिटिक्स जो
की उन्होंने उस कैंपेन के जरिए, उस पर भी लोगों ने अपनी राय दी, उस पर भी लोगों ने अपना रोष जताया। ठीक, एक बार अश्विनी का हम रुख कर लेते हैं। अश्विनी, जरा पीछे वाली स्क्रीन दिखा दीजिए फिर से, अभी तक क्या दिख रहा है वहां पर? कुछ वक्त तो है हालांकि काउंटिंग शुरू होने में। बिल्कुल, देखिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी यहाँ पर आपको जो कुछ भी हो रहा है काउंटिंग सेंटर पे, वहाँ से क्या फीड आ रही है वो दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है पहला रुझान आने में, और उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद 1 से 2 घंटे और लगेंगे और सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो हम लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए 3 स्क्रीन यहाँ पर हैं, एक नॉर्थ एमसीडी के लिए है, एक साउथ एमसीडी के लिए और एक ईस्ट एमसीडी के लिए। तीनों एमसीडी के अलग अलग नतीजे और रुझान आप दोनों देख सकते हैं। यहाँ पे लीड और विनर, पहले यहाँ पे लीड दिखाई जाएगी, कितने वोट्स पड़े हैं वो दिखाए जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही विनर होगा तो विनर का नाम भी हम लोग को यहाँ पर पता चलेगा, कितने वोट्स उसको मिले हैं, कितने वोट जो रनर अप है उसको मिले हैं। ये तमाम डिटेल्स जो है यहाँ से पल पल की जो जानकारी है वो मिलती रहेगी और जी न्यूज़ के जरिए हम अपने दर्शकों को ये सारी जानकारी लगातार अपडेट करते रहेंगे। ठीक, बिल्कुल, भले ही थोड़ा सा इंतजार करना पड़े, लेकिन जिस जानकारी का जिक्र अभी अश्विनी कर रहे हैं वो जैसे जैसे आएगी वो सटीक जानकारी जी न्यूज़ पर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि जैसे कि जानकारी दी गई है 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 10 बजे तक रुझान और नतीजे भी कुछ हद तक साफ हो जाएंगे। पवन का हम रुख कर लेते हैं। पवन, काफी अहम बीजेपी को लेकर हमने कहा बार बार जीत को लेकर काफी आश्वस्त, एग्जिट पोल के बाद तो और ज्यादा बीजेपी चौड़ी होती हुई नजर आ रही है। 2 बार का टेन्योर पूरा कर चुकी है, इस बार तीसरी बार उसे वापस इसे रिटेन करने की चुनौती तो है, लेकिन साल 2019 के लिए और 7 सीटों पर उम्मीदें और बढ़े बीजेपी की, उस मायने में आज का रिजल्ट कितने मायने रखता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन उनका जश्न उतना नहीं होगा। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि सुकमा में जो हमला हुआ है, जिसकी वजह से सभी को दुख है, इसलिए वो अपनी जीत का जश्न जोर शोर से नहीं मनाएंगे। कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है कि पटाखे ना छोड़ें और जश्न का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि सुकमा में जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाए। जहाँ तक एमसीडी चुनाव में जीत की बात है, इस चुनाव में बीजेपी के लिए दाव पर सिर्फ ये है कि उन्होंने नए चेहरे आगे लेकर आए थे ताकि एंटी इनकम्बेंसी से लड़ा जा सके। दूसरी बात ये है कि हैट्रिक है उनके लिए, 10 साल से लगातार वो एमसीडी में काबिज रहे हैं, तो बोनस है। अब बीजेपी को ग्राउंड गेन करना है यहाँ से, क्योंकि एमसीडी में 10 साल से हैं और विधानसभा में 3 सीटों पर सिमट गए थे। अब सिरसा जीतने के बाद 4 सीट हो जाएंगी। तो कुल मिला के बीजेपी के पास हर चीज़ गेन करने के लिए है और आम आदमी पार्टी का हर कुछ फिलहाल दाव पर है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में हर जगह आम आदमी पार्टी नज़र आ रही थी। अब उन्हें अपना किले बनाए रखना होगा और बीजेपी को लग रहा है कि वो अच्छी खासी चुनौती दे रहे हैं, खासकर तब जब ट्रायंगुलर फाइट हो, यानी कांग्रेस भी उसमें एक पार्टी है। तिकोने मुकाबले में बड़ा झटका पवन वो जरूर हो सकता है, दावेदार है और मजबूत होकर निकले। बड़ा झटका हो सकता है, दावे बहुत हैं, लेकिन अगर नतीजे पक्ष में नहीं आते हैं तो बहुत सारी चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की जवाबदेही बढ़ जाएगी और ये भी कहा जाएगा कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई आप उसे ढंग से नहीं निभा पाए और शायद इसीलिए जन समर्थन आपको एमसीडी इलेक्शंस में नहीं हासिल हुआ है। राजू राज मेरे सहयोगी हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर से वो हैं। राजू, कांग्रेस वापसी करती है तो उसकी उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन फिर भी साल 2014, 15 और उसके बाद हुए इलेक्शंस में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, क्या मिनिमम पर सेटल करने की कोशिश कांग्रेस अपने आप को करेगी? जश्न की तस्वीरें तो फिलहाल नहीं है जैसा कि आपने दिखाया। देखिए, जश्न की तस्वीर तो नहीं है। यहाँ तक ना तो एक कार्यकर्ता ना तो कोई नेता यहाँ पार्टी ऑफिस में मौजूद है, यानी उत्साह पहले ही कम हो गया है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को लग रहा था इस पार्टी में वो काफ़ी गेन करेगी, लेकिन ऐसा शायद उन्हें आत्मविश्वास की कमी दिख रही है और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतरकलह थी, लवली छोड़ के चले गए, उससे लगता है पार्टी को बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि एमसीडी चुनाव में जो कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि वो सबसे ज़्यादा सीटें लाएगी या फिर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी, इस पे भी उम्मीदें कम दिख रही है। और इसका कुछ देर के बाद जैसे ही मतगणना शुरू होगा और रुझान नतीजे आने शुरू होंगे,
तस्वीरें साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है, पिछले आप जितने भी नतीजे, चुनाव के नतीजे आए, उसमें जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार है, उसे देखकर कहीं से भी कोई उत्साह यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ठीक, पवन का हम रुख कर लेते हैं। पवन, आज की जो भी तस्वीर हो, लेकिन चूंकि आप लगातार इन चीजों की कवरेज करते रहे हैं, निवृत्ति भी ग्राउंड पर जाती रही हैं, जब जब इस तरह की चीजें हुई, कूड़े का ढेर लगा हुआ नजर आया, जनता परेशान नजर आई, तो पवन, क्या आने वाले 3 साल दिल्ली की राजनीति कितने नए तरीके से, कितने आक्रामक तरीके से चलेगी, आज का रिजल्ट ये भी तय करता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, आप ये मान के चलिए एमसीडी के चुनाव हैं, लेकिन ये लोगों का मन टटोलने का एक पैमाना भी हो सकता है, क्योंकि 2 साल के बाद अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल की पार्टी एमसीडी चुनाव में एक नई पार्टी है, तीसरा चेहरा है। वो आमूलचूल परिवर्तन को लेकर मैदान में कूदे थे, कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी की वेव पर सवार होकर सत्ता में आए थे, और वो वेव इतनी बड़ी थी कि उन्हें 70 में से 67 सीटें मिल गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की। अब 2 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं, तो आप एक बात तय मानिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एमसीडी में बीजेपी की नाकामियों को गिनाने में नाकाम रही, और जनता ने सबको फेस वैल्यू पर तोला, केजरीवाल में कितना दम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे कि हाँ, हम बदलाव करने वाले हैं, राजनीति को बदलने वाले हैं, तस्वीर कुछ इतनी बदली है कि 2017 के एमसीडी चुनाव में वो विकल्प के तौर पर नजर नहीं आए। यानी जो बड़े बदलाव की बात करते थे, बिजली पानी उन्होंने आते ही 1 महीने के अंदर सस्ता कर दिया, फ्री कर दिया। उसके बाद 2 साल में क्या किया, जनता ये सवाल पूछ रही है। मोहल्ला क्लिनिक, 100-150 मोहल्ला क्लिनिक 1 करोड़ 30 लाख मतदाताओं के बीच, आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ एक अच्छा न्यूज़ आर्टिकल तो हो सकता है किसी विदेशी अखबार में, लेकिन ज़मीन पर वोटर के मन में नहीं है। तो जिस बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल आए, वो बदलाव नहीं कर पाए। जिस बड़े विरोध के साथ, बयानबाजी के साथ सत्ता में आए, उनको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए। तो हम जब ग्राउंड में पहुंचे तो हमने महसूस किया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों को इस बात का असंतोष है कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, शायद उनके आरोपों में उतना दम नहीं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का मनोबल इस बात से आंका जा सकता है कि अजय माकन ने कल ट्वीट किया, 2015 के नतीजों में अपना वोट शेयर दिखाया और कहा कि 2015 में हमें 9.9% वोट मिले थे, अब देखते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी होती है। यानी उन्होंने जीत का दावा नहीं किया, इतना भरोसा जताया यानी कि पहले से बेहतर स्थिति का एक संकेत जरूर उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दे दिया। और बीजेपी वैसे भी लगातार ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल का तो दिल्ली में मन नहीं लगता है, वो वहां से भागना चाहते हैं। तो ऐसे में आज जब नतीजे आएंगे तो ये बात पता चलेगी कि बीजेपी के इन आरोपों पर क्या जनता ने मोहर लगाई है या फिर अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। वो तस्वीर भी साफ होगी। 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 10 बजे से रुझान, नतीजे सबके सामने होंगे। मेरे तमाम सहयोगी अश्विनी गुप्ता, निवृत्ति मोहन, प्रमोद शर्मा, मेरे सहयोगी राजू राज भी मौजूद हैं।